बिहार बीपीएससी एईडीओ और बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले मेरे सभी साथियों का इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशंस के लिए सामान्य अध्ययन अर्थात पेपर 2 के क्वेश्चनों को देखेंगे। वहीं पर यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करते हैं तो यह आपके जीके जीएस जो 40 मार्क्स का है उसमें आपको साथ देने वाला है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे और गौर से देखते रहिएगा। बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस और मतलब हर तरह से इसको एडजस्ट किया गया है, तो ये प्रश्न को एक भी स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, जिसे वर्तमान में भारतीय सिविल सेवा के नाम से भी पुकारा गया है। ऑप्शन आपके सामने जो दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा एक का ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में जो सिविल सेवा जो है वह उसका जनक यानी कि शुरुआती दौर में जिनके द्वारा यह प्रारंभ किया गया, जिसे भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानते हैं, उसके जनक कौन जाने जाएंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर, जबरदस्त आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न को देखिएगा। दूसरा प्रश्न कहता है किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। याद रखेंगे, यानी कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव जो हुआ वह है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन को आप क्यूट नहीं कीजिएगा, जबरदस्त सभी क्वेश्चंस होंगे, एक एक करके आप देखते चलिएगा। इससे पहले कि हम क्वेश्चन की तरफ भगें, आपसे बताने की कोशिश करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करते जाइएगा, क्योंकि जितना मोटिवेट हम रहेंगे उतना ही बेहतर क्लास आपके लिए लेकर के आएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। इसलिए एक भी प्रश्न को आप प्लीज़ क्यूट नहीं कीजिए, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न है तीसरा नंबर कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके में निम्नलिखित में से किस पार्टी की सत्ता थी? भारत में जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई भारत को तो उस समय यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके का जो है यूके में किस पार्टी की सत्ता थी? इस तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेबर पार्टी का। यदि आपको इसके बारे में जानकारी है तो आपको ज़रूर बता दीजिएगा आप हमें कमेंट में कि उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? ऑप्शन आपके सामने जो दिखाई दे रहा है उस प्रश्न में सही आंसर हो जाएगा कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार जो गाया गया वो 1896 ईस्वी में गाया गया था। चौथे का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि इसमें कथन कारण जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल एक नई ट्रेंडिंग चल चुकी है बिहार में प्रश्नों को लेवल को हाई करने के लिए, तो उन प्रश्नों को ऐसे भी चीज़ों को हम इसमें समाहित किए हुए हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंग्रेजी शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? वह निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज शासक है जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाया गया था, यानी कि उसको प्रतिबंध हटाने का श्रेय दिया जाता है? इस पांचवें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेटकॉफ। याद रखेंगे, अंग्रेजी शासकों में जो समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाया इसका श्रेय जो है वह चार्ल्स मेटकॉफ को जाता है। पांचवें का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए देखेंगे छठे नंबर क्वेश्चन को और छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले किया, या दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का जो है लेखन किया, या सत्येंद्र टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफल हुए थे। अपने आप में ये सभी प्रश्न का ऑप्शंस भी एक क्वेश्चंस और आंसर से कम नहीं है, लेकिन हमें चुनना है कि सबसे पहले घटना कौन
कौन सी हुई जो दिए गए ऑप्शंस में है? तो छठे का सही आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन जो है दिए गए घटनाओं में से सबसे पहले किए थे। छठे का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आइए बढ़ेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन के साथ। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया का नारा किसके द्वारा दिया गया था? बहुत ही एक अचंभित कर देने वाला प्रश्न है कि भारत छोड़ो अर्थात क्विट इंडिया का नारा किनके द्वारा दिया गया था? तो याद रखेंगे, आपके दिमाग में यदि महात्मा गांधी आ रहा है तो यह सही नहीं होगा, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू करने का जो है वह श्रेय महात्मा गांधी को जाता है, जिसमें उन्होंने 1942 के दौरान जो है उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। लेकिन यहाँ पर बात है कि भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो उस समय यूसुफ मेहर अली के द्वारा यह शब्द दिया गया है। उन्होंने ही महात्मा गांधी से मुलाकात के समय इस शब्द का प्रयोग किया था। 7वें का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? आप सभी जानते हैं कि द इंडियन ओपिनियन के जो है यह जो पत्र है वह महात्मा गांधी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी भाषा है जो दिए गए हैं उसमें द इंडियन ओपिनियन पत्र जो है नहीं छापा जाता था। 8वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, यह अंग्रेजी, गुजराती और तमिल में तो छापी जाती थी, लेकिन उर्दू में इसका प्रकाशन नहीं होता था। 8वें का डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अपने 9वें नंबर क्वेश्चन के साथ और 9वां नंबर प्रश्न आपके पास है। प्रश्न कहता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए और बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन वायसराय था? याद रखेंगे, आपको ध्यान देने हैं इन सभी ऑप्शनों पर और इस ऑप्शन के थ्रू आपको आंसर चुनने की आवश्यकता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए और बता दीजिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन सा वायसराय निम्नलिखित में से था। 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो उस समय वायसराय थे भारत के, जब 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर में होती है और जनरल डायर इसका दोषी पाया जाता है। आइए बढ़ेंगे अपने 10वां नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको जो इस प्रश्न का इंतजार था वैसे ही प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को देखेंगे बखूबी एक एक करके ऑप्शन हम बढ़ा लेंगे, लेकिन देखिएगा जैसे कि आजकल क्वेश्चन कथन और कारण से पूछी जाती है, उस कथन और कारण वाले क्वेश्चंस को आप जो है इसमें ज़रूर समाहित करेंगे और ऐसे प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिहार के एग्जामों का एक नया ट्रेंड कथन कारण लेकर के चला आया गया है। कथन है कि 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। 10वां नंबर है, देख लीजिएगा। 10वां नंबर कहता है कि 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। ऑप्शन नंबर कारण है कि त्याग पत्र के बाद भी सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित किया था। तो इस प्रश्न का जो कथन और कारण है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कथन कारण क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पर दिया गया 10वें नंबर में कि कथन 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया था, तो ये सेंटेंस जो है वह गलत है, याद रखेंगे। लेकिन त्याग पत्र के बाद भी सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित किया था, ये सही है कि बहुत सारे जो है उस समय बड़े जो नेतागण थे उन्होंने त्याग पत्र दिया, लेकिन फिर भी सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। ऐसे में कथन जो है वो गलत है और कारण जो है वो सही है। ऐसे में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे साथियों, मैं रोकना चाहूँगा आपको 10 से 20 सेकंड के लिए। यदि आप बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी चैनल ओपन स्टडी एरिया आपको ई बुक पीडीएफ के रूप में प्रदान करती है। यदि आप जो है बीपीएससी एडीओ के एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, तो हमारे इस चैनल के द्वारा एडीओ के लिए हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर आपको प्रदान किए जाते हैं, जिसकी कीमत जो है 100 रुपये होगी, जो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करके उसे परचेज कर सकते हैं। यदि आप बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करते हैं, तो आपको हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर और 40 मार्क्स का जीके जीएस जो है वो प्रदान किया जाएगा, जिसकी दोनों की कीमत आपको हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप करके इसको परचेज कर सकते हैं। 758 पेजों की ये दोनों पीडीएफ होगी, जो कि टीआरई 4 के लिए है, और हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर आप एडीओ के लिए ले सकते हैं। तो जिन्हें भी चाहिए वह हमारे दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप ज़रूर कर लीजिएगा।
आइए बढ़ेंगे 11वें नंबर प्रश्न के साथ। प्रश्न है 1947 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ये बीपीएससी 2005 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1947 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 11 का सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि आजादी के समय कौन थे, बल्कि कहा जा रहा है कि दिल्ली का जो विशेष अधिवेशन था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी। तो ऐसे में आप राजेंद्र प्रसाद कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है और प्रश्न कहता है 12 नंबर कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। 1927 में पारित होने वाली बटलर कमेटी का उद्देश्य जो था वह था भारतीय सरकार तथा विदेशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। 12 का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आपको इसका आंसर करने हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इस 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची अधिवेशन में जो है वह कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए बढ़ेंगे 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कहता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए मुख्य भूमिका निभाई? निम्नलिखित में से वह कौन आंदोलन है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी बारदोली सत्याग्रह। मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही वहां के महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। 14 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अपने 15वें नंबर क्वेश्चन के साथ और 15 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। यूपीएससी 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज किसका था? तो याद रखेंगे बाल्कन प्लान जो थी वह उपज थी 15 का ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग का। 15 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न कहता है 16 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी? वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी? 16 का सही आंसर हो जाएगा कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशन और टीआरई 4 के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य अध्ययन जीके जीएस के प्रश्नों को। तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कथन है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, जो कि सरासर गलत है। 17 नंबर क्योंकि यह दोस्तों जो है उस चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर प्रतिरोध निर्भर करता है, न कि प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ऐसे में सवाल ये होता है कि ये तो कथन गलत है, लेकिन प्रतिरोधकता का मात्रक जो है ओम मीटर होता है, ये बिल्कुल सही है। ऐसे में इसका सही आंसर हो जाएगा कि कथन तो सही गलत है, लेकिन कारण इसका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कथन सही और कथन गलत और कारण सही किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे कि प्रथम जो कथन है ए वह असत्य है और कारण जो है वह सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर सूचियों का आपको मिलान करने हैं। तो आइए पहले पढ़ लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है सूची एक में जो है वो आधुनिक कृषि पद्धतियां दी गई हैं तथा जो सूची नंबर 2 है उसमें संबंधित वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। आपको मिलान कराने हैं कि कैसे कैसे मिलान करिएगा। तो आइए 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग मिलान करते हैं पहले और उसके बाद इसका ऑप्शन हम लोग खोजने की तलाश करेंगे। दोस्तों हरित क्रांति, तो हरित क्रांति भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो एस स्वामीनाथन को जानी जाती है, अर्थात एक का मिलान जो है पहले से हो गया। अब आइए बढ़ते चलते हैं, इसमें दूसरे नंबर श्वेत क्रांति। याद रखेंगे दोस्तों, श्वेत क्रांति जो है दूसरे का मिलान वर्गीस कुरियन से है, यानी कि दूसरे का मिलान दूसरे से हो गया। अब देखेंगे नील क्रांति, तो नीली क्रांति जो है वह दोस्तों इससे संबंधित है एनएफटीसी, अर्थात तीसरे का जो है मिलान चौथे से हो गई।
और वहीं पर बात करेंगे अब पीली क्रांति, तो पीली क्रांति का संबंध जो है हिल्डब्रांड से है। ऐसे में चौथे नंबर का जो मिलान होगा वह तीसरे से हो जाएगा। अब हमें खोजने हैं 1 2 4 3, याद रखेंगे। अब 1 2 4 3 इसमें खोजेंगे तो देखेंगे सबसे पहले 1 2 4 3, 1 2 और 4 और 3 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का 18 का सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो ज़रूर आप हमें कमेंट में मोटिवेट कीजिए, और आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं ज़रूर आप हमें कमेंट कीजिए। आप जो कमेंट में कुछ लिखते हैं बेहतरीन चीज़ें तो मज़ा आता है पढ़ करके, और आदमी ऊर्जावान रहता है हमेशा, और काम करने का मन भी करता है। प्रश्न 19 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ध्वनि जो है पहले देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। ऐसे क्वेश्चनों को एक्सप्लेन की आवश्यकता है। ध्वनि निर्वात में संचरित हो सकती है, बिल्कुल गलत है। ध्वनि की तीव्रता लाउड सेंस की समान होती है, यह भी गलत है। ऐसे में कहता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और श्रोता के बीच में 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ये कथन सही है। लेकिन कहा जा रहा है मानव कान 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति भी सुन सकता है, नहीं सुन सकता। ऐसे में आपको जानना होगा कि इस प्रश्न का सही आंसर है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सही आंसर है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और श्रोता के बीच में न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 19 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, और 20वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है। प्रश्न कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कौन सा कथन सही है? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? ऑप्शन है आपके सामने। माध्यम का अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, याद रखेंगे। अपवर्तन केवल द्रव्य माध्यम में होती है। प्रकाश केवल सीधी रेखा में चलता है, और याद रखेंगे। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है अपवर्तन का उदाहरण है। तो प्रकाश केवल सीधी रेखा में गमन करती है, यह जरूरी नहीं है, वह वक्र पथ पर भी गमन कर सकती है, याद रखेंगे। उसके लिए इसको अगर पाइप को इत्यादि को मोड़ दिया जाए तो भी उसमें से प्रकाश जो है ये हो सकती है। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित पूछा जा रहा है, तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए तो अपवर्तन नहीं हो सकता है, याद रखेंगे। जब उसको माध्यम बदलेंगे तो वो टेढ़ी मेढ़ी भी चलती है एक से दूसरे माध्यम में जाते समय। तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा वह जो है उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और प्रश्न बहुत ही शानदार है। प्रश्न कहता है यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर रखे जाते हैं तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? इसको याद रखने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला जानना होगा। कहता है कि दो समतल दर्पणों को अगर एक दूसरे के साथ 60 डिग्री पर झुका करके रख दिया जाएगा तो उसमें बनने वाले कुल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसके दोस्तों इसका सही आंसर होगा 360 और बटा थीटा, थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री है। 60 डिग्री रख दीजिएगा, एक घटा दीजिएगा, कटाइएगा तो कुल मिलाकर के 6 बार में कटेगा। इस 6 में से एक घटा दीजिएगा तो 6 - 1 जब कीजिएगा आप 6 - 1 तो उसका मतलब ये 5 हो जाएगा। ऐसे में यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर रखे जाते हैं तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 5 हो जाएगी। अगर आप इसको बनाना चाहें किसी दूसरे एंगल पर भी तो आप इसको बना लीजिएगा। आइए बढ़ेंगे अपने 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 22वां नंबर क्वेश्चन ये स्क्रीन पर है आपके सामने। प्रश्न कहता है जड़त्व आघूर्ण जिसको मोमेंट ऑफ द इनर्शिया कहते हैं का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रश्न है कि जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होती है? 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर इस जड़त्व आघूर्ण का सही आंसर हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा जो है भी प्राप्त होती है उत्पाद के साथ साथ, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी वह अभिक्रिया है जिसको ऊष्माक्षेपी कहेंगे? तो आप साधारण तरीके से इसका आंसर कर लीजिएगा। श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में जानी जाती है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते ताकि सभी के सभी ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर आ जाए।
प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है? न्यूटन का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किसके संरक्षण सिद्धांत का जो है परिणाम होता है? 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन की गति का तीसरा नियम संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। 24 का ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएगा बी, इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए बढ़ेंगे प्यारे साथियों अपने 25वें नंबर क्वेश्चन के साथ, जो कि कथन और कारण से संबंधित है। मानव में लिंग निर्धारण पिता के द्वारा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। याद रखेंगे, मानव में लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है, यह कथन सही है। कारण कहता है पिता से एक्स या वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है, जबकि माता से केवल एक्स गुणसूत्र मिलता है। याद रखेंगे, कथन सही है और कारण भी सही है, और प्रथम जो कथन है उसका कारण स्पष्टीकरण करता है, क्योंकि मानव में लिंग निर्धारण जो है वो पिता द्वारा होती है, ये बात सही है। और इसका ये है कि लिंग निर्धारण अगर पिता के द्वारा एक्स दी जाती है तो माँ से एक्स मिल करके वह क्या होता है, एक्स हो जाता है, जो कि मादा जनन अंग बनता है। और यदि माँ के द्वारा एक्स दिया जाता है और पिता के द्वारा वाई दी जाती है तो एक्स वाई गुणसूत्र हो जाता है। ऐसे में दोस्तों याद रखने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं मानव की में लिंग निर्धारण पिता के द्वारा होता है, ये सही है, लेकिन इस लिंग निर्धारण में पिता के गुणसूत्र का सबसे ज्यादा अहम रोल होती है, यह कारण भी इसका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन कह रहा है कि आपके सामने कि ए और आर दोनों सत्य है, तो बिल्कुल ये सत्य है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, सही बात है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ, और ये है 26 नंबर क्वेश्चन, जिसमें फिर से हमको सूचियों को मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ दिया गया सूची नंबर 1 और दूसरे तरफ दिया गया है सूची नंबर 2। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो आइए मिलान करना हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो आपको सबसे सरल लगे उसको पहले मिलान कर लीजिए। आपको जानना होगा कि सबसे पहले हम लोग जाइलम को जो है जल से मिला देंगे, ठीक है, और फ्लोएम को हम लोग भोजन के संवहन से मिला देंगे। यानी अब बचे हमारे पास एक और क्या, आपके पास 1 2 3 4। तो पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3 और फिर लिख लेंगे क्या, 4। मिलाइए। सबसे पहले तीसरे का हमने 2 मिला दिया है, ठीक है, और चौथे का हमने 1 मिला दिया है, ठीक है। अब रही बात कि हमारे पास बचे हैं 1 और 2, तो 1 को मिला देंगे हम लोग। 1 जो है थे मेरी स्टेम का मतलब शायद इसका दृढ़ उत्तक यानी कि मृदुत्तक, ये सॉरी ये जो पेरेन्काइमा जो होती है मेरी स्टेम, याद रखिए वृद्धि से संबंधित है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा इसका मिलान करा देंगे। अब रही बात कि स्क्लेरेन्काइमा किससे संबंधित है, तो ये दृढ़ता को प्रदान करती है। तो ऐसे में यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब खोजना ये है कि 4 3 2 1 कहां पर लिखा गया है। ऑप्शन में 4 3 2 1 हमको खोजना है, 4 3 2 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं मिलान, कथन, कारण और हाई लेवल के क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए देखेंगे मेरे प्यारे साथियों 27 नंबर क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। किसे महिला ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब किसने जीता है, यानी कि महिला ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब किसने जीता। अब रही बात कि ग्रैंड स्लैम क्या होती है, दोस्तों आपको जानना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएसए ओपन जिसको बोलते हैं, ये सभी को एक साथ मिला दिया जाए तो इसको ग्रैंड स्लैम कहते हैं। दोस्तों ये अलग अलग समय पर खेले जाते हैं, अलग अलग कोर्ट पर खेले जाते हैं, और इसका संबंध जो है टेनिस से है। अब रही बात कि हमको ये चुनना है कि इसमें से ग्रैंड स्लैम किसने जीता है, यानी कि चारों में से कौन है। याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि पहला जो आपके पास आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसको मैडसन कीज ने जीता है। याद रखेंगे मैडसन कीज ने जीता है। अब रही कि मैडसन जो कीज हैं उन्होंने हराया था आरियाना सबलेंका को। तो याद रखेंगे सबसे पहले कभी पूछ दे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला किसने जीता है, तो याद रखेंगे मैडसन कीज ने जीता है। क्यों, कौन विजेता रही है, तो आरियाना सबलेंका। अब रही बात की फ्रेंच ओपन जो है वो कोको गॉफ ने जीता है, ये कोको गॉफ ने जीता है। इन्होंने किसको हराया, इन्होंने भी आरियाना सबलेंका को हराया। याद रखेंगे 2 चीजों में इनको हार मिल गई।
विम्बलडन टेनिस को जीतने वाली जो महिला खिलाड़ी थी वो ईगा स्वियाटेक हैं, याद रखेंगे ईगा स्वियाटेक हैं। लेकिन रही बात की यूएसए को जीती हैं वो जो इस दोनों में उप विजेता रही हैं, अर्थात आर्याना। तो अब जो दिए गए प्रश्न है कि महिला ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब जो दिए गए ऑप्शंस में है, जो 4 जो जीते हुए महिला खिलाड़ी हैं उनमें से कोको गॉफ जो हैं, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब जीता है जो कि ग्रैंड स्लैम का एक रूप है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। मेरे प्यारे साथियों 28 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। प्रश्न है कि हर साल विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बीपीएससी टीआरई नहीं, बीपीएससी 71 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। हर साल विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि ओजोन दिवस हर वर्ष जो है 16 सितंबर को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है कि रक्षा खरीद नियमावली 2025 को किसने मंजूरी दी है? रक्षा खरीद नियमावली 2025 को किनके द्वारा मंजूरी दी गई है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है रक्षा खरीद नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है 30वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, महिलाओं को मुफ्त शिक्षा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना या कृषि में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो 30वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ये पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थात पर्पज रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके पास है और 31 नंबर प्रश्न है कि 2 सितंबर 2025 को बिहार में कहां डबल डेकर बस सेवा शुरू की गई है? 2 सितंबर 2025 को बिहार में कहां पर डबल डेकर बस सेवा जो की शुरुआत की गई है? 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पटना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे और प्रश्न है आपके सामने और प्रश्न कहता है बहुत ही शानदार है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, याद रखेंगे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न इसका ऑप्शन नंबर 1 है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक नक्सल विरोधी अभियान है जो कि सही है। यह अभियान झारखंड के चतरा क्षेत्र में चलाया गया है, यह भी सही है। इस अभियान को सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस और कोबरा बल ने मिल करके पूरा किया, यह भी सही है। ऐसे में मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों के तीनों सही है। तो नीचे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुन लेने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 33वां नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण और उत्पादन के लिए कितने करोड़ रुपए को प्रोत्साहित योजना को मंजूरी दी है? प्रश्न है कि भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण और उत्पादन के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 करोड़ रुपए का जो है मंजूरी भारत सरकार के द्वारा खनिजों के निष्कर्षण और उत्पादन के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है 34 नंबर, देख लीजिएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? औद्योगिक नीति संकल्प निम्नलिखित में से वह कौन सा वर्ष है जब इसे अपनाया गया है? 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1956 ईस्वी में औद्योगिक नीति संकल्प जो है उसको अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि प्लीज बहुत मेहनत के बाद एक वीडियो हम तैयार करते हैं, इसलिए आप हमको डीमोटिवेट नहीं करें बल्कि मोटिवेट रखें ताकि हम आपको अच्छे तरीके से फ्री में क्लासेस दे पाएं और आप लाभान्वित हो और आपका सिलेक्शन हो। अगला प्रश्न 35 नंबर, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन शामिल है?
आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो विदेशी मुद्रा होती है, फॉरेन जो करेंसी होती है, उसके स्टोरिंग में किनको किनको शामिल किया गया है। 35 का सही आंसर देख लेंगे। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, ये जो आरबीआई के विदेशी मुद्रा में होता है, सोना को भी शामिल करती है, विशेष आहरण अधिकरण भी लेती है, आरक्षित किस्त भी, यानी कि मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाना चाहिए। उपर्युक्त में से सभी के सभी दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सही आंसर है उपर्युक्त में से सभी का सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 36वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न को बड़ी सावधानी से और सटीकता से आपको देखने की जरूरत है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की जाएगी, यह जो अधिकार है वह निम्नलिखित में से किसके पास है? सही आंसर है 36 का ऑप्शन नंबर ए, यह अधिकार संसद के पास होती है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है 37 नंबर, 5वीं अनुसूची किस समूह के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो 5 को एस की तरह लिखते हैं, यानी कि यह अनुसूचित जो जनजाति है। 37 का ऑप्शन नंबर आपके पास डी हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। 5वीं अनुसूची किस समूह के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर है यह अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा से संबंधित हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में सही कथन कौन सा है? केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में सही कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर देख लीजिएगा, कृषि व्यय, ब्याज भुगतान पर व्यय, या फिर आप देख लेंगे यहां पर कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर व्यय। उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कि केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय के बारे में कौन सी कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 38 का ऑप्शन नंबर बी, ब्याज भुगतान पर व्यय, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तिथि को आरंभ की गई थी? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तिथि को प्रारंभ किया गया था? 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 अक्टूबर 2020 ईस्वी को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है प्रारंभ किया गया था। इसको बार बार ध्यान में रखने की आवश्यकता है। 1 अक्टूबर 2020 को भारत में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरुआत किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 40वां नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है? याद रखेंगे, भारत के वो सभी माता पिता जिनके बाल बच्चे हैं उनके द्वारा अपने बच्चों को 14 साल की उम्र से पहले तक उनको मौलिक शिक्षा दिया जाएगा। ये उनका जो है मौलिक अधिकार भी बनता है बच्चों का। तो यह जो है 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 40 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है 41 नंबर, वाणिज्य शब्द मुख्यतः किससे संदर्भित करता है? वाणिज्य शब्द मुख्यतः निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? इस 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर है वस्तुओं के वितरण को। वाणिज्य शब्द मुख्य रूप से संदर्भित करता है उसे वस्तुओं के वितरण से हम लोग जोड़ करके देखेंगे। 42वां नंबर क्वेश्चन है कि सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरहुल उत्सव जो है वह झारखंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 43वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा और युग्म सही सुमेलित है, इसको चुनने की आवश्यकता है। हम लोग एक एक करके देखेंगे। प्रश्न कहता है संवैधानिक निकाय और उसके नोडल मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित किया गया है? संवैधानिक निकाय और उसके नोडल मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग जो है वह कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्या यह बिंदु सही है? तो मुझे लगता है 43 का जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वो तो सही है। आगे देखते हैं, अंतरराज्य परिषद जो है वित्त मंत्रालय संबंधित है, नहीं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जनजातीय कार्यालय संबंधित, ये भी नहीं है। भारत के अटॉर्नी जनरल गृह मंत्रालय से, तो ये भी सही नहीं है। ऐसे में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि संघ लोक सेवा आयोग जो है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से यह संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
44वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है विकास के उच्च स्तर पर कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान देता है। विकास के उच्च स्तर पर कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तृतीय क्षेत्र जो होती है वह सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देने वाला है, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न अगला देख लीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। दिए गए ऑप्शन का सही आंसर अब तक आप लोगों ने चुन लिया होगा। इस सेट का सबसे आसान क्वेश्चन यही है, केरल। याद रखेंगे, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर था। प्यारे साथियों देख लेंगे 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब लॉन्च किया था। आप जानते हैं कि धरती आबा के नाम से किनको जानते हैं, अगर आपको मालूम है तो आप जरूर हमें कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब लॉन्च किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 46 का ऑप्शन नंबर सी। नवंबर 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष जो है उन्होंने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 47वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिससे भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं मानेंगे। स्वतंत्रता दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है, गांधी जयंती है, गणतंत्र दिवस है, लेकिन जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वह भारत की राष्ट्रीय पर्व के रूप में नहीं मनाया जाता है। याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय जो एकता दिवस होती है वह कब मनाई जाती है। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 48वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, देखिएगा गौर से। पहले प्रश्न को देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक के लिए बढ़ा सकता है। भारत में यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में से वो कौन है जिसने विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार से अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है। 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह काम संसद के पास होती है। आगे बढ़ते चलते हैं। और आप जानते हैं कि संसद में 3 अंग आते हैं। सबसे पहले आपको राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर करेंगे। प्रश्न है भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। तो भारत के जो रजिस्ट्रार हैं जनरल और जनगणना आयुक्त होंगे, उनके जो कार्यालय होगा वह जिस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं, यह सही आंसर हो जाएगा, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। मेरे प्यारे साथियों, अब जैसा कि आपको मालूम है कि हम अंत में आपसे जाते जाते प्रश्न पूछते हैं ताकि हमको ये लग पाए कि कितने लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक मन लगाकर देख रहे हैं और कितने लोग केवल टाइम पासिंग के लिए रहते हैं। टाइम पास करने से एग्जामिनेशंस क्लियर नहीं होते, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो आइए अब जांच लेते हैं कितने लोगों ने सही आंसर मतलब 50 क्वेश्चन देखे हैं, क्योंकि 50वां नंबर क्वेश्चन तक जो आए होंगे वही इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। बेहद ही हल्का एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग भारत का विस्तार है। यानी आपको बता देना है कि पृथ्वी का जो टोटल धरातल है यानी पूरे जो क्षेत्रफल है उस पर कितने प्रतिशत जो है वो भारत के पास उपस्थित है। तो ऐसे में आपके सामने 4% जो है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, भाग, धरातल का भाग पूछा जा रहा है। 4%, 6%, 8%, 2.4%। देखते हैं कि कौन कौन आंसर सही कर पाते हैं और कौन कौन हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रियल में पढ़ने के लिए तत्पर हैं और हमसे जुड़े हुए हैं और हमें कमेंट कर रहे हैं कितने लोग का आंसर सही होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जाते जाते आप लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि आपको ई बुक चाहिए बीपीएससी एडीओ का तो पीडीएफ के रूप में इसके लिए आप हमको क्या कर लेंगे, व्हाट्सअप कर लेंगे। टीआरई 4 के लिए आपको मटेरियल चाहिए तो भी हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको यह उपलब्ध कराया जाएगा। शुक्रिया, मिलेंगे अपने नए सेशन के साथ। जय हिंद।